Hello everyone, welcome to my channel. Today's video is for polity. पॉलिटी में हम कवर कर रहे हैं इलेक्शन लॉज एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चैप्टर नंबर 80 to 82 of Lakshmikant. People who are watching my videos, they are well aware that my videos are not just restricted to लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी कवर हो रहा है क्योंकि मेंस भी हमने देने हैं, है ना. तो एनसीईआरटीज भी साथ में लेकर चल रही हूँ. Then along with NCERT Lakshmikant, I'm also referring to some of my institution notes. तो अगर आपने आज की वीडियो से पहले इलेक्शन सिस्टम का नहीं देखा है तो प्लीज़ बेसिक से ही स्टार्ट करें, क्योंकि हम इलेक्शन की टाइप कवर कर चुके हैं, इलेक्टोरल सिस्टम को कवर कर चुके हैं. देन हमने इलेक्शन सिस्टम का एवोल्यूशन देखा था, जो कि मेरे इंस्टीट्यूशन की ही बुकलेट से मैंने रेफर करा था. देन उसके बाद हम एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का पार्ट कवर कर चुके हैं, विच इज़ साइमल्टेनियस इलेक्शन. ये मैंने प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए ही बहुत डिटेल में कवर करवाया है, तो वो वीडियो भी जाकर देख लें. देन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो भी कवर कर चुके हैं. एंड आफ्टर दैट ये जो मेजर कमेटीज हैं, सारी की सारी कमेटीज, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी आर गोइंग टू कवर दीज कमेटीज विद चैप्टर नंबर 82 ऑफ लक्ष्मीकांत. सो तभी कवर करेंगे, बट उससे पहले हम सारे आर्टिकल्स एंड रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स जो कि लेटेस्ट वाली हैं वो भी देख चुके हैं, एंड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी देख चुके हैं. सो पहले वाली वीडियोस को जाकर देख लें अगर आप इलेक्शन सिस्टम से ही स्टार्ट करे हैं. एंड इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन प्लीज़ ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन. यस, साइमल्टेनियस इलेक्शन कवर हो चुका है. एंड देन हम कवर कर चुके हैं ये कुछ करंट अफेयर्स भी. सो इन टुडेज वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर दीज करंट अफेयर, एटलीस्ट सम इंट्रोडक्शन टू दीज टॉपिक्स, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर 2025 प्रीलिम्स एंड मेंस. एंड इफ समवन इज फ्रॉम पंजाब तो उनको पता होगा कि पंजाब का पीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है. सो दीज करंट अफेयर्स आर रेलिवेंट फॉर पीसीएस ऑल्सो. इनफैक्ट कोई भी स्टेट का एग्जाम है उसके लिए भी रेलिवेंट है, एंड यूपीएससी के लिए तो है ही. जो आज का जो स्टैटिक पार्ट है, इलेक्टोरल प्रोसेस, द टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट. फर्स्ट आई थॉट ऑफ लिविंग इट ऑल टुगेदर, बट देन आई रियलाइज देयर might be people out there who are really new to this UPSC preparation. That's why I'm going to cover today's topic, but at the same time I do not want to waste anybody's time. So if you are well aware of electoral process, you can just watch the current affair section of this video and skip that static portion or static part of the topic. Electoral process को आप skip कर सकते हो. But yeah, if you are really new, then you can also watch that portion also. So let's get started with today's video. सबसे पहले हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स. करंट में देखिए, ये मैंने ना साथ में न्यूज़पेपर का भी कुछ लगा दिया है, जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं ये बिल्कुल लेटेस्ट वाले करंट अफेयर्स हैं. 25 दिसंबर 2024 ऑनवर्ड, मतलब जैन वाला जो अभी के जैन वाले जो कुछ पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर हैं वो भी इसमें दिए गए हैं. सो सबसे पहले जो है हम टॉपिक वो ये वाला देखेंगे, गाइडलाइंस ऑन प्लेइंग नेशनल एंथम. क्यों ये वाला? क्योंकि ये जो 13 जैन की इंडियन एक्सप्रेस है उसमें भी आया था इससे रिलेटेड एक आर्टिकल. क्योंकि ये अभी भी देखिए ये ना टॉपिक चल ही रहा है. इशू क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु के, पहले मैं इशू बता दूंगी, देन हम चीज़ें वही कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. सो देखिए क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ही वॉकड आउट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज जो स्टेट की, तमिलनाडु स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना एड्रेस दिए बिना, अपनी स्पीच दिए बिना ही उन्होंने वॉकआउट कर लिया था, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं. और रीज़न उसका क्या था? उन्होंने कहा कि उनकी एड्रेस से पहले, उनकी जो ओपनिंग स्पीच थी उससे पहले नेशनल एंथम को प्ले नहीं करा गया. सो ये नेशनल एंथम ना प्ले करने की वजह से ही उन्होंने वॉकआउट करा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से. सो हमारे लिए अब क्या इम्पोर्टेंट है, हमने देखना है नेशनल एंथम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए. देन हमने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस को भी कवर करना है.
ओके सबसे पहले तो हम देखते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम का हमें पता है, हमारे इंडिया का नेशनल एंथम कौन सा है, जन गण मन। इसको कंपोज करा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इनिशियली ये बंगाली में था। अब ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ये ऑन गोइंग इशू है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो ओरिजिनली ये बंगाली में कंपोज करा गया था। 5 स्टैंजाज हैं इसमें, मतलब कि जो 5 पैराज वगैरह होते हैं वो है इसमें। एंड ये जो जन गण मन है वो फर्स्ट स्टैंजा से ही लिया गया है। ओके अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये जो बंगाली वर्जन था इसका हिंदी वर्जन अडॉप्ट करा था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये काम करा था 24 जनवरी 1950 को। सो ये फैक्ट्स भी आपने याद रखने हैं कि ओरिजिनली बंगाली में था, बट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को हिंदी वर्जन अडॉप्ट करा था। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर हम हिस्ट्री देखें, सो ये जो नेशनल एंथम था इट वॉज फर्स्ट प्लेड ऑन 27 दिसंबर, ये डेट आप प्लीज याद रखें, 1911। ये कब हुआ था, एट कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस भी कवर करते हैं। तो जब कोलकाता सेशन हुआ था 29 दिसंबर 1911 को, तब फर्स्ट टाइम ये नेशनल एंथम जो था वो प्ले करा गया था। अब देखिए ये तो चीज़ है, एक थोड़ा सा और बता रही हूँ, ये तो है नेशनल एंथम का, बट एक होता है नेशनल सॉन्ग। अब कुछ लोगों को ना इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, नेशनल एंथम हमारा डिफरेंट है, जो नेशनल सॉन्ग है वो डिफरेंट है। नेशनल एंथम क्या हुआ, जन गण मन। जो नेशनल सॉन्ग है वो है वंदे मातरम। इसको लिखा है संस्कृत में, संस्कृत में ये लिखा गया है, एंड इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इन्होंने इस नेशनल सॉन्ग को लिखा था वंदे मातरम। तो प्लीज ये याद रखें, नेशनल सॉन्ग अलग है, नेशनल एंथम अलग है। ओके एंड ये जो नेशनल सॉन्ग है ये फर्स्ट टाइम प्ले करा गया था 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपने फैक्ट्स याद रखने हैं। जो नेशनल एंथम है वो कोलकाता सेशन में प्ले करा गया था फर्स्ट टाइम 1911 में, एंड जो नेशनल सॉन्ग है ये फर्स्ट टाइम 1896 में प्ले करा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही सेशन में। ओके अब हम देखते हैं नेशनल एंथम से रिलेटेड जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजन है वो क्या है। देखिए आप सबको पता ही होगा, पहले वाली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो जो हमारा आर्टिकल 51 क्लॉज ए कैपिटल एंड देन सब क्लॉज ए, ये कहता है कि हर किसी को नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए ये रिस्पेक्ट की बात करता है कि जो रिस्पेक्ट है ना ये फंडामेंटल ड्यूटी है। जो रिस्पेक्ट है ये फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A आपको पता ही होगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। ओके बट यहाँ पर ये नहीं बोला गया है, जो सब क्लॉज ए है ना इसमें ये नहीं बोला गया है कि कहाँ पर इसको प्ले करा जाएगा या फिर कहाँ पर इसको गाया जाएगा। मतलब कि ये सिर्फ रिस्पेक्ट की ही बात करता है कि हमें नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, ये एक ड्यूटी है। नाउ दीज ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग, किसी के ऊपर भी इनको एनफोर्स नहीं करा जा सकता। इनका जो एनफोर्समेंट है ना, मतलब ये जुडिशियल रिव्यू से चैलेंज भी नहीं करा जा सकता। अगर किसी ने सपोज नेशनल अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल नहीं करा है तो उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये बाइंडिंग नहीं है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ओके सो ये तो था आर्टिकल। अब एक हमारे यहाँ पर एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ
इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। ओके, यहाँ पर बात करी गई है इंसल्ट की। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्पेक्ट की बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी में। ऑफ कोर्स उसका जो उल्टा होगा वो इंसल्ट हो जाएगा, बट अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ये जो प्रिवेंशन एक्ट है ना, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, यही बात करता है इंसल्ट की। एंड अगर नेशनल एंथम को इंसल्ट करा गया है तो उसके लिए पनिशमेंट भी है 3 इयर्स की, फाइन भी करा जा सकता है, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो हाई कोर्ट होती हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो नेशनल एंथम से रिलेटेड देखिए इनकी एक रूलिंग है मद्रास हाई कोर्ट की, ये अपने नोट्स में आप लिख सकते हो। मद्रास हाई कोर्ट की ये 2019 की रूलिंग है। इसमें इन्होंने एक पिटीशन को चैलेंज करा था। देखिए, इन्होंने मतलब पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। पिटीशन में क्या बोला गया था कि जो नेशनल एंथम है ऑफिशियल फंक्शंस में प्ले करा जाना चाहिए, बट मद्रास हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था। उन्होंने बोला था कि कोई भी पनिशमेंट नहीं है, कोई लीगल मैंडेट नहीं है नेशनल एंथम प्ले करने का, तो इसलिए उसको मैंडेटरी भी नहीं बनाया जा सकता और ना ही उसके लिए कोई पनिशमेंट रखी जा सकती है। ऐसे ही जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए पता ही होगा आपको बहुत सारे लोगों को कि कैसे सिनेमाज में पहले बोल दिया गया था कि नेशनल एंथम जो प्ले करा जाना चाहिए मूवीज वगैरह से पहले, है ना। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला था कि अगर मैंडेटरी नहीं है या फिर कहीं पर स्पेसिफाई नहीं करा गया है, तब तक जो सिनेमाज हैं वहां पर नेशनल एंथम को प्ले करना कंपल्सरी नहीं हो सकता। कि अभी जो तमिलनाडु में ये इशू हुआ है कि जो गवर्नर है वो वॉकआउट कर गए हैं, तो अगर हम जो असेंबलीज होती हैं स्टेट की या फिर जो हमारा पार्लियामेंट का कन्वेंशन है तो कैसे यूज होता है, मतलब कब प्ले करा जाता है नेशनल एंथम का, वो थोड़ा सा देखते हैं। अगर हम क्योंकि देखिए ये इशू तमिलनाडु का था, तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर देखिए उनका एक ना स्टेट एंथम है, तमिलनाडु का अपना एक स्टेट एंथम है। तो जब तमिलनाडु का असेंबली प्रोटोकॉल है वो क्या कहता है, अच्छा इसका नाम भी आप लिख लें, आई डोंट नो ये यूपीएससी में आएगा या नहीं, बट हो सकता है अगर आ गया तो। तमिल थाई वास्तु, ये यहाँ का तमिलनाडु का स्टेट एंथम है। ये गाया जाता है जब गवर्नर एंटर होते हैं तमिलनाडु में, एंड जब वो एग्जिट होते हैं, मतलब कि जब सेशन का एंड हो जाता है ना, तब फिर नेशनल एंथम प्ले करा जाता है। तो आई थिंक जो तमिलनाडु के गवर्नर है उन्होंने वैसे ये रूल नहीं है वहाँ का, ये एक कन्वेंशन सी बनी हुई है 1991 से, ये एक कन्वेंशन बनी हुई है कि जब आएंगे तब तमिलनाडु का जो स्टेट एंथम है वो प्ले करा जाएगा। क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई भी सेंटर का लॉ है, कहीं पर ये नहीं बताया गया है ना। तो उनका अपना स्टेट एंथम प्ले करा जाता है जब एंटर होते हैं, जब एग्जिट होते हैं तब नेशनल एंथम प्ले करा जाता है। सो अगर अभी इन्होंने ये इशू रेज करा है कि आने पर उनका सेशन स्टार्ट होने से पहले, उनके स्पीच और एड्रेस से पहले अगर नेशनल एंथम प्ले नहीं करा गया है, तो वैसे भी वहां की कन्वेंशन के अगेंस्ट ही है, क्योंकि तमिलनाडु का अपना कन्वेंशन चल रहा है 1991 से। अब अगर हम अपने पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में कब प्ले होता है नेशनल एंथम, फर्स्ट जब प्रेसिडेंट एंटर करते हैं एक तो, एंड जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन एंड होता है। देखिए जब ज्वाइंट सेशन होगा, अगर प्रेसिडेंट एंटर करते हैं या फिर प्रेसिडेंट चले जाते हैं तो उस टाइम पर नेशनल एंथम पार्लियामेंट में प्ले करा जाता है। एंड अगर आप डिफरेंट स्टेट्स की बात करोगे तो हर एक स्टेट का अपना कन्वेंशन है, जैसे कि अभी मैंने तमिलनाडु का बताया है। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या नेशनल एंथम प्ले करना कंपल्सरी है, सो इट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ये प्रीलिम्स में आता है मैंडेटरी नहीं है, एंड अगर मेंस में आता है तो ओके, नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग में मैंने डिफरेंस बता दिया।
एंड अगर मेंस में आता है तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए, कुछ जो लॉज हैं जो अभी हमने देखे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं व्हाई अरुणाचल प्रदेश इज ब्रिंगिंग बैक 1978 एक्ट अगेंस्ट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हमने बहुत बार न्यूज़ में भी सुना है कि कैसे मैरिजेस में भी फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स होती हैं। मीन्स के जो पर्सन है वो अपने पार्टनर को फोर्सफुली अपने ही रिलीजन में कन्वर्ट करवाना चाहता है। सो अभी अरुणाचल प्रदेश अपना ये पुराना एक्ट जो कि अभी कंटिन्यू नहीं था वहाँ पर, उसको रिवाइव करने का ट्राई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि बहुत सारी कन्वर्जन्स हो रही हैं, स्पेशली जो क्रिश्चियन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट ये चीज़ क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हो रही है तो इसीलिए ही अरुणाचल प्रदेश ये चीज़ ट्राई कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी स्टेट्स में हो रही हैं ये चीज़ें कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, वो रिलीजियस कन्वर्जन्स कर रहे हैं। एंड इसी वजह से ही इस एक्ट को अरुणाचल प्रदेश वापस से लेके आना चाहता है। ये तो था जो मेन इशू चल रहा है, बट जो हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे पहले हमने देखना है कि ये जो एक्ट है अरुणाचल प्रदेश का 1978 का, ये क्या कहता है, इसकी क्या प्रोविजंस हैं। ओके, और ये क्यों लेके आना चाहता है अरुणाचल प्रदेश, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पूरा इस एक्ट का नाम है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। ये पूरा इसका नाम है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। ओके, इसकी प्रोविजंस क्या कहती हैं कि पहले तो ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी फोर्सफुल कन्वर्जन्स नहीं होंगी, इसको प्रोहिबिट करता है ये एक्ट। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें बोली गई हैं कि ना तो बाय फोर्स कन्वर्ट करा जाएगा किसी को अपने रिलीजन में, ठीक है, एंड ना ही कोई किसी इंड्यूसमेंट से। ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि किसी को ऑफर करा गया है कैश, जैसे कि आजकल क्रिश्चियन ग्रुप्स कर रहे हैं, जो डिफरेंट कास्ट हैं उनके लोगों को कन्वर्ट करा जा रहा है। कैसे करा जा रहा है? उनको कुछ कैश ऑफर करा जा रहा है, ये आज के टाइम पर अभी चल रहा है, एंड उनको कैश देकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करा जा रहा है। सो ये जो इंड्यूसमेंट है बाय कैश भी हो सकती है एंड बाय काइंड भी हो सकती है, मतलब कोई चीज़ें ऑफर करी जा रही हैं, है ना, उनको। एंड थर्ड इसका है कि बाय फ्रॉड। तो एक तो बाय फोर्सफुल, एक तो फोर्सफुल कन्वर्जन हो गई, एक तो इंड्यूसमेंट के थ्रू जो कि आज के टाइम पर चल रहा है, एक फ्रॉड जो कि फ्रॉड का भी बहुत बार चलता है। हम मैरिजेस में देखते हैं कि कैसे एक जो पर्सन होगा वो अपना रिलीजन हाइड करके दूसरे पर्सन से मैरिज कर लेगा, एंड बाद में जब पता चलता है वो अपने पार्टनर को भी इसी सेम रिलीजन में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है। पहली तो ये प्रोविजन है इसकी कि प्रोहिबिट करा गया है इन 3 तरीकों से। सेकंड प्रोविजन क्या है इसकी? इसमें पनिशमेंट भी बोली गई थी। ये जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, इसमें पनिशमेंट की भी बात करी गई है कि अगर कोई रिलीजन को अगर फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहा है तो 2 साल की सजा हो सकती है, 2 इयर्स की पनिशमेंट हो सकती है इधर, और फाइन भी हो सकता है। फाइन कितना हो सकता है? फॉर द टाइम बिंग अभी यहाँ पर अप टू 10K है, मतलब कि 10,000 रुपए का फाइन रखा गया है। थर्ड प्रोविजन इसमें है कि रिपोर्ट भी करा जाएगा। एंड रिपोर्ट किसको करा जाएगा? तो जो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर होंगे, जो डीसी होते हैं, अगर किसी को पता चलता है कि कहीं पर फोर्सफुल कन्वर्जन करी जा रही है तो डेप्यूटी कमिश्नर को रिपोर्ट करा जाएगा। देन उसके बाद इसकी फोर्थ प्रोविजन क्या है कि जो इंडिजिनस फेथ हैं, इंडिजिनस फेथ मतलब कि जो लोकल कम्युनिटीज के अपने फेथ हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, उन्हीं के ऊपर ही फोकस करा जाएगा, उन्हीं को ही आगे बढ़ाया जाएगा और प्रोटेक्ट करा जाएगा लोकल प्रैक्टिसेस को। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स भी हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में हम सबको पता ही है ना। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की एक रिलीजियस प्रैक्टिस है दो नाई पोलो करके, इसको आपने याद रखना है, प्रीलिम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, दो नाई पोलो। एंड वहाँ के जो लोग हैं मैक्सिमम वो फॉलो करते हैं महायाना बुद्धिज़्म को। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, महायाना बुद्धिज़्म वगैरह क्या है, ये हमने हिस्ट्री में कवर कर ही लेना है।
तो अभी वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम लोग महायाना बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं एंड वहाँ की जो लोकल जो प्रैक्टिस है वो है दो नाई पोलो। इसको प्रोटेक्ट करने का भी इस एक्ट में बात करा गया था। अभी क्योंकि ये एक्ट जो अनइन्फोर्स्ड था, मतलब कि इसको बंद कर दिया गया था, ये कॉन्टिन्यूड नहीं था, तो अभी अरुणाचल प्रदेश वापस से इस एक्ट को लेके आना चाहता है एंड इसके लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जा रहे हैं। अभी रूल्स वगैरह फ्रेम हो रहे हैं। ओके, अब देखते हैं हम रिलीजियस कन्वर्जन की डेफिनेशन। ओके, पहले हम ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है वो रिलीजन की फ्रीडम की बात करता है। बट अगर हम इंडिविजुअली देखें तो जो आर्टिकल 25 है, वैसे आप डिटेल में अगर आपने रिलेटेड केसेस भी देखने हैं तो आप फंडामेंटल राइट की जो वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही बताऊंगी। सो जो आर्टिकल 25 है ये कहता है कि हमें फ्रीडम है कॉन्शियंस की। अब इन वर्ड्स का जो मीनिंग है कि कॉन्शियंस का हमारे लिए क्या मीनिंग है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या मीनिंग दिया है कॉन्शियंस का, ये सारी चीज़ें मैं फंडामेंटल राइट चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये बात करता है कॉन्शियंस की एंड फ्री प्रोफेशन। देखिए 3 चीज़ों की ये बात करता है, रिलीजन को प्रोफेस करना एंड देन प्रैक्टिस करना, जो भी हम रिचुअल्स वगैरह करते हैं, एंड देन अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करना। अब देखिए यहाँ पर ना जो वर्ड है प्रोपेगेट, मतलब कि हम अपने रिलीजन को एडवर्टाइज कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है, हमारा ये जो आर्टिकल 25 है ये प्रोपेगेशन की तो बात करता है, बट ये नहीं कहता कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सफुल कन्वर्जन की बात नहीं करता। आप अपने रिलीजन को इंडोर्स कर सकते हो, इसका प्रचार कर सकते हो, प्रोपेगेट कर सकते हो, बट किसी को आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एंड इसके लिए देखिए एक प्रॉपर वर्ड आता है, हो सकता है ये मेंस में ये वर्ड यूज भी कर लिया जाए। तो देखिए इसके लिए वर्ड आता है प्रोसिलिटाइज, PROSELYTIZE। इस वर्ड को आपने याद रखना है कि अगर किसी को फोर्सफुली रिलीजन में किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करा जा रहा है तो उसका मतलब होता है, उसके लिए वर्ड यूज करा जाता है प्रोसिलिटाइज। तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसिलिटाइजेशन की बात नहीं करता है, मतलब कि अपने किसी रिलीजन में किसी पर्सन को एक रिलीजन में से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने की बात नहीं करता है, ये प्रोपेगेट करने की बात तो करता है। देखिए अगर मैंने सपोज किसी ए रिलीजन को प्रोपेगेट करा है, मैं उसका प्रचार कर रही हूँ, उस प्रचार के थ्रू अगर कोई पर्सन ऑटोमेटिकली अपनी विल से इस ए रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है, देन ये क्योंकि उसकी अपनी मर्जी है तो ये फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है। बट अगर मैं इस पर्सन को ये बोल रही हूँ कि किसी इंड्यूसमेंट के थ्रू, ठीक है, उसको कोई कैश वगैरह देके या फोर्सफुली इसको ए रिलीजन में कन्वर्ट करवा रही हूँ, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, ये आर्टिकल 25 कहता है। ओके, देन है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बोलता है कि हम अपने रिलीजियस अफेयर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जो भी रिलीजियस डिनोमिनेशंस होती हैं, ठीक है, वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकती हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं उनको मैनेज कर सकती हैं। जो आर्टिकल 27 है ये बात करता है कि टैक्सेस, देखिए किसी रिलीजन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, किसी को फोर्स नहीं करा जा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए टैक्स पे करो, बट फीस वगैरह हो सकती है। ये चीज़ें मैं पहले वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फीस हो सकती है, देखिए किसी अगर रिलीजन फेयर वगैरह कंडक्ट करवा रहा है ना, मेला वगैरह जैसे होते हैं, वो चीज़ें लगवाई जा रही हैं, तो जो भी उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं उसके लिए फीस वगैरह रखी जा सकती है, बट कोई भी रिलीजन टैक्स डिमांड नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो आर्टिकल 28 है ये कहता है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वगैरह हो गए, वहाँ पर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं वो फोर्सफुल नहीं हो सकती है। ये बात करता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कि फ्रीडम होनी चाहिए कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को
फॉलो करना चाहता है या फिर नहीं। जैसे कि कोई क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, वहाँ पर देखिए रिलीजियस प्रेयर्स जो होंगी वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड होंगी, वो उस पर्टिकुलर स्कूल का ही है क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल है। बट अदरवाइज देखिए अपनी हर एक जो स्टूडेंट होगा स्कूल का, उसकी अपनी विल होगी कि वो किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहता है, उसको अटेंड करना चाहता है, वर्शिप करना चाहता है या नहीं, ये उसकी इंडिविजुअल विल होगी। इसमें भी अब डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखिए जो रिलीजियस कन्वर्जन है, रिलीजियस कन्वर्जन का मीनिंग होता क्या है? वैसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट स्टिल सपोज कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, कोई संस्था है ना, हम दो संस्था है ए एंड बी, इसका ए ही रिलीजन है एंड इसका बी ही रिलीजन है। हम क्या कर रहे हैं कि इस ए जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, ये जो संस्था है, इसके जो बिलीफ्स हैं, इसके जो भी विचार हैं, उसको तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हम ये जो बी रिलीजन है इसको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर रहे हैं। मतलब कि इसके जो बिलीव्स हैं हम उनको मान भी नहीं रहे हैं। इनफैक्ट हम क्या हो चुके हैं, हम टॉलरेंट नहीं है किसी भी दूसरे रिलीजन के लिए। हम सिर्फ इस ए जो रिलीजियस संस्था है, हम इसी के प्रति ही टॉलरेंट हैं। सपोज अगर किसी को डेरा ब्यास का पता हो, है ना, डेरा ब्यास एक क्या है, रिलीजियस एक डिनोमिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर उनके अपने सेट ऑफ बिलीव्स होंगे, अपने रिलीजियस विचार हैं, सिर्फ वही लोगों के लिए मायने रखते हैं, वही इम्पोर्टेंस रखते हैं। बाकी की जो रिलीजियस संस्थाएं होंगी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, वो इन डेरा ब्यास के लोगों के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इन सारे बाकी रिलीजन को इन लोगों ने कंप्लीटली अबैंडन कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रिलीजियस कन्वर्जन। एंड इसके लिए एक जो प्रॉपर वर्ड है वो मैं बता चुकी हूँ आपको, प्रोसिलिटाइज। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसिलिटाइज करने का राइट नहीं देता है, रिलीजियस फोर्सफुल कन्वर्जन का राइट नहीं देता है। अब अगर हम सेंटर के किसी लॉ या फिर स्टेट लॉ की बात करें तो देखिए जो हमारा सेंटर है उसकी कोई भी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, मतलब कि सेंटर का कोई भी लॉ नहीं है जो कि रिलीजियस कन्वर्जन की बात करता हो। बट आपने हिस्ट्री का एक थोड़ा सा याद रखना है कि 1954 में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था। देखिए आज हमने ना ये प्राइवेट मेंबर का बिल का भी टॉपिक कवर करना है। प्राइवेट मेंबर बिल आया था, इंट्रोड्यूस करा गया था पार्लियामेंट में, कि जो मल्टीपल ओकेजन्स के ऊपर रिलीजियस कन्वर्जन्स होती हैं, चाहे वो मैरिजेस में हो, चाहे वो पैसे के कैश देकर, जो देखिए ये जो कैश वाली चीज है ना, ये क्यों होती है, जो कि पुअर बैकग्राउंड से लोग आते हैं ना, जो डिसएडवांटेज्ड सेक्शन होते हैं हमारी सोसाइटी के, या फिर जिनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता है, इन लोगों के साथ ये जो कैश वाली कन्वर्जन्स है ना, ये ज़्यादा होती है क्योंकि इनके लिए मनी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो इन पुअर लोगों को या फिर जिनके साथ किसी दूसरे रिलीजन ने कास्ट के बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करा है, तो ये जो क्रिश्चियन जो लोग हैं ना आज के टाइम पर क्या कर रहे हैं, ये कैश देकर, ऐसे ये पुअर सेक्शन के लोग हैं जिनके साथ कास्ट के बेसिस पर किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो नहीं करने दिया गया है। सपोज किसी ऐसी पर्सन को मंदिर में, टेंपल में एंटर नहीं करने दिया गया है ना, तो वो हिंदुइज्म को फॉलो नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों को ना ये जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं ये टारगेट कर रहे हैं कि कैश दिया जाए, इनको बोला जाए कि हाँ आप हमारे रिलीजन में आओ तो आपको ये वाली ये जो सहूलतें हैं, फैसिलिटीज हैं, ये मिल जाएंगी, कैश मिल जाएगा आपको, और भी बहुत सारी जो भी मेडिटेटिव चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको दूसरे रिलीजन में अलाउ नहीं करी जा रही हैं। तो ये जो ग्रुप है ना, ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं। तो इसी की वजह से ही फिर 1954 में ये प्राइवेट मेंबर बिल आया था हमारे पार्लियामेंट में, बट इसको अप्रूव नहीं करा गया था, तो ये ऐसे का ऐसा ही रह गया था। वैसे भी हमें पता ही है कि आज के टाइम पर भी क्या इशू ही है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं ना, उनको हमारे पार्लियामेंट में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, एंड आई गेस उस टाइम पर भी यही हुआ होगा। बट अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, वहाँ पर इंडिविजुअल उनके
फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज हो सकते हैं, एक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अब अरुणाचल प्रदेश अपने पुराने एक्ट को वापस से रिवाइव कर रहा है। ऐसे ही एक ओडिशा है, देखिए ओडिशा जो है, एक तो ओडिशा है, इनके आपने नाम भी याद रखने हैं। ओडिशा का भी अपना एक एक्ट है, ऐसे ही गुजरात का भी है, एंड देन उसके बाद झारखंड का भी है, देन है एक उत्तराखंड। इन सब के आपने नाम याद रखने हैं। ऐसे ही एक लास्ट है कर्नाटका, एंड आपने ये देख लिया है कि अब ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो भी रिवाइव कर रहा है, तो इसमें अरुणाचल प्रदेश भी ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब अरुणाचल प्रदेश को देखिए क्या ज़रूरत पड़ गई रिवाइव करने की। एक तो ये क्रिश्चियनिटी वाला फैक्ट तो है ही, ठीक है, बट साथ ही वो अपनी जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, देखिए वो ना एक्सटिंक्ट हो रही हैं। वहाँ की जो उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। देखिए 1950s में क्या हुआ था, आपने ये डाटा भी याद रखना है, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सारे रिलीजन्स को ही इक्वल पुश दे रही थी, तो क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए अभी जो अरुणाचल प्रदेश में रिवाइव हो रही है ना चीज़ें, जो एक्ट रिवाइव हो रहा है, ये मेन क्रिश्चियन ग्रुप्स की वजह से ही हो रहा है। तो देखिए क्या हुआ था कि 1971 में ये जो नंबर था ना क्रिश्चियन ग्रुप्स का, जो क्रिश्चियन लोग थे, वो 0.79% था। फिर उसके बाद 1981 में ये नंबर बढ़कर हो गया 4.32%। बट देखिए 2011 आते आते ये नंबर हो चुका था 30.26%। अब ये परसेंटेज में देखने में नंबर कम लग रहा है, बट एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर आप देखोगे तो ये नंबर जो होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो कितना ज़्यादा कन्वर्जन हो चुका है, एंड अब तक आ चुका है 2025। इसका डाटा भी आगे रिलीज हो जाएगा। इतनी ज़्यादा नंबर में कन्वर्जन्स हो रही हैं कि उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही है। इसीलिए ही ये अरुणाचल प्रदेश अब इस एक्ट को रिवाइव करना चाहता है। तो ये भी आपने याद रख लेना है, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है जरावा ट्राइब का। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जरावा ट्राइब के लोगों को इलेक्टोरल रोल में एंटर करवाया गया है। 19 मेंबर जो जरावा ट्राइब के हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड की ये लोग हैं, एक ट्राइब है, वहाँ के 19 लोगों को ऑफिशियली अब इलेक्टोरल रोल में एनरोल कर दिया गया है। तो ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। इलेक्टोरल प्रोसेस को आज हमने कवर करना ही है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में नवंबर 2024 में। ओके, अब ये जो जरावा ट्राइब है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। तो ये जो जरावा ट्राइब है इसको रिकॉग्नाइज करा गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए ये ना ट्राइब्स के डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एक और आर्टिकल मैंने पहले कवर करा था, उसका नाम मुझे भूल चुका है, बट हाँ उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी एक आर्टिकल के ऊपर, तो मैंने डिफरेंट ये जो कैटेगरीज हैं उनको कवर करा था। तो अगर आपने डिटेल में देखना है प्लीज एक बार आप वीडियोस में चेक कर सकते हो। तो देखिए ये जो जरावा ट्राइब है ना, इसको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में रखा गया है। अभी करंटली सिर्फ इनके 400 ही लोग हैं इस जरावा ट्राइब के, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से आती है। एंड इनके 19 मेंबर को फर्स्ट टाइम ऐड करा गया है। इनका जो लाइफ स्टाइल है ये अभी भी हंटर गैदरर ही हैं, जो हंटिंग वगैरह करते हैं ना, नोमैडिक लोग होते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो कि बेसिकली जंगल एंड फॉरेस्ट के ऊपर ही रिलाई करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो इन लोगों को फर्स्ट टाइम ऐड करा गया है। उसके साथ ही इनकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो इनकी लैंग्वेज को भी जरावा लैंग्वेज ही बोला गया है। देखिए अब इसकी लैंग्वेज क्यों मैंने बताया है, क्योंकि इस लैंग्वेज को ना क्रिटिकली इन डेंजर में ऐड कर दिया गया है बाय यूनेस्को। यूनेस्को का ना एक लैंग्वेज का आता है उनका एटलस ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस इन डेंजर, ये ना एक लिस्ट निकालते हैं यूनेस्को वाले। तो इन्होंने इसे जो जरावन लैंग्वेज है इसको क्रिटिकली एंडेंजर डिक्लेयर करा है। तो ये भी आपने फैक्ट याद रखना है। थोड़ा सा हम देखते हैं पर्टिकुलरली
वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का। देखिए जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, उनमें से जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जो कि ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि पॉसिबल है कि एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए, उनका नंबर बहुत कम है, उनको रखा गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में। इनके देखिए प्रिमिटिव ट्रेड्स होते हैं, मतलब ये बहुत ही जो पुरानी चीजें होती हैं या फिर पुराने मेथड्स होते हैं, उनके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। कोई एजुकेशन नहीं होती है इनके पास। इनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 0 to नेगेटिव रहती है, मतलब कि इनकी पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं हो रही है। जैसे कि अगर आप इस जरावा ट्राइब का देखो तो इनके टोटल 400 ही लोग हैं। बैकवर्डनेस भी ऑब्वियसली रहेगी, हंटर गैदरर ही होते हैं, क्योंकि अब ये लोग प्रिमिटिव मेथड्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। तो इनका जो एग्रीकल्चर का लेवल होता है ना, वो भी ये लोग पुराने वाली टेक्नोलॉजी ही यूज करते हैं। अब देखिए ना, ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, इससे रिलेटेड एक कमीशन इस्टेब्लिश करा गया था 1973 में। इसका भी नाम आपने याद रखना है। इस कमीशन का धीबर कमीशन था इसका नाम। ये धीबर कमीशन ही था जिसने फर्स्ट टाइम एक सेपरेट कैटेगरी लेके आया था। ये कमीशन प्रिमिटिव, इस कैटेगरी का नाम है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। मतलब कि ऐसे ग्रुप, जैसे कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल एक ट्राइबल ग्रुप है ना, बट एक और ऐसे ग्रुप जो कि बिल्कुल ही प्रिमिटिव मेथड्स को यूज कर रहे हैं, बहुत ही पुराने मेथड्स को यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो धीबर कमीशन था, उसने एक अलग से सेपरेट कैटेगरी को सेटअप करा था, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। इसका भी नाम आपने याद रखना है। देन उसके बाद फिर 1975 में जो हमारा सेंटर गवर्नमेंट है, उसने इस ग्रुप की रिकमेंडेशन के बेसिस पर 52 ट्राइबल ग्रुप को आइडेंटिफाई करा था, ऐसे ग्रुप जो कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स थे। अब देखिए फिर 2006 आते आते ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स थे ना, अब ये टर्म कैसे आती है? देखिए ये जो धीबर ग्रुप है ना, धीबर कमीशन, इसने क्या टर्म दी थी? प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। जब गवर्नमेंट ने देखा कि इन ग्रुप्स का नंबर बहुत आगे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 1993 में फिर 23 और ग्रुप्स इस लिस्ट में ऐड कर दिए गए थे। पहले क्या था? 52। फिर 1993 में 23 और ज्यादा ग्रुप्स ऐड हो गए इस लिस्ट में, जो कि प्रिमिटिव मेथड्स को ही यूज कर रहे थे। तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने 2006 में क्या करा कि इसका नाम ही चेंज करके रख दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो अगर प्रीलिम में ये क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स और पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है, तो ये दोनों ही सेम है। एंड हमारा ये जो आज का ट्राइब है, जरावा ट्राइब, ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में भी आएगा, एंड यही सेम जो होगा ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप में भी आएगा। सो ये चीज भी आपने याद रखनी है। अगर हम अब पूरे इंडिया में इस प्रिमिटिव पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन देखें, तो हमारे इंडिया की 18 स्टेट्स एंड यूटीज में पीवीटीई ग्रुप्स के लोग हैं। अराउंड 75 टोटल ट्राइब्स हैं। इनमें से भी देखिए जो 2011 का सेंसस हुआ था, उस सेंसस के अकॉर्डिंग जो ओडिशा है वो फर्स्ट पे आता है, जिसमें सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। देन उसके बाद आता है फिर मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ओडिशा फर्स्ट नंबर पर है, देन है मध्य प्रदेश, देन आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश इंक्लूडिंग तेलंगाना। एंड ओडिशा में भी एक ट्राइब का आपने नाम याद रखना है, सौरा कम्युनिटी, SAURA, सौरा कम्युनिटी। ये ओडिशा में सबसे बड़ी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आती है कम्युनिटी। ओके, तो इस ये जो आर्टिकल था इसमें मेनली फैक्चुअल डेटा ही था,
और जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो आज का स्टैटिक टॉपिक है, तो वो कवर हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं ये जो ऊपर वाले टॉपिक हैं, द नेचर ऑफ डिसेंट इन इंडियन जुडिशरी एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है, द नेचर ऑफ डिसेंट इन इंडियन हिस्ट्री, द हिंदू का आर्टिकल है। इसमें हमारी इंडिया का जो जुडिशरी में डिसेंट होता है उसको यूएस के साथ कंपेयर करा गया था, बट अभी हमने अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से ही देखना है। ओके, जो कल का न्यूज़पेपर था द हिंदू का, उसमें ना एक डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड एडिटोरियल आए हुए थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दो एडिटोरियल थे डाटा प्रोटेक्शन से ही रिलेटेड, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं इंक्लूड करे हैं क्योंकि वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिटेल में ही हम कवर करेंगे अलग से। ओके, सो ये जो फर्स्ट आर्टिकल है डिसेंट सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो अगर हम अपनी जुडिशरी की बात करें, तो अगर सपोज किसी केस के ऊपर जजमेंट देनी है एंड कोई जुडिशियल बेंच उसको डिसाइड करने के लिए बैठा हुआ है, इस बेंच में 5 मेंबर्स हैं। अब 5 मेंबर्स में से 3 ने एक डिसीजन लिया है, मतलब वो क्या बन जाएगा, मेजॉरिटी डिसीजन, है ना। बट जो बाकी के 2 मेंबर्स हैं इस मेजॉरिटी डिसीजन के अगेंस्ट हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, इनके डिसीजन को ये डिसएग्री कर रहे हैं। मतलब कि डिसेंट क्या हो गया, किसी भी जुडिशियल डिसीजन, कोई भी जुडिशियल डिसीजन लेने के लिए अगर बेंच के जजेस मेजॉरिटी डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, डिसेंट। अब ये डिसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए हमारा इंडिया है डेमोक्रेसी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जो बाकी के जजेस हैं उनको अपना ओपिनियन रखने का भी अपना उनको अलाउ ना करा जाए, है ना, उनकी ओपिनियन की इम्पोर्टेंस ही ना हो। देखिए ये जो डिसेंट है ना, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी से ही पता चलता है कि हम जो लॉज हैं, जो सेंटर के लॉज हैं, जो स्टेट के लॉज हैं, उनको डिफरेंट वे में भी इंटरप्रेट करा जा सकता है। ये जो 2 जजेस रह गए थे जिन्होंने डिसएग्री करा इस मेजॉरिटी डिसीजन के अगेंस्ट, इट मीन्स के इनके जो डिफरिंग व्यूज हैं, अगर वो ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो फ्यूचर में देखिए ऐसे ही डिसीजंस की वैल्यू बनती है। इससे रिलेटेड आज हमने बहुत सारे केस देखने हैं, उन केसेस को आपने नोट करके रख लेना है, क्योंकि देखिए अभी उन केसेस की डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बट वो सारे केसेस इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीकांत में भी अब अलग से एक चैप्टर है जुडिशियल जजमेंट्स के ऊपर, तो उसी टाइम पर ही वो सारे के सारे केसेस हमने कवर कर लेने हैं। बट जो लेटेस्ट है केस डिसेंट के ऊपर, वो हम देख लेंगे एंड कुछ पुराने केसेस देख लेंगे। देखिए इस डिसेंट का फायदा ना आगे की लीगल डेवलपमेंट में भी हो सकता है। देखिए ये जो जजेस ने मेजॉरिटी डिसीजन लिया है, उस डिसीजन को ही आगे चैलेंज कर दिया जाए, एंड चैलेंज करने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट आए वो उन 2 जजेस के फेवर में ही आए, जो उन्होंने एक डिफरिंग ओपिनियन दी थी। हो सकता है वो ओपिनियन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, हमारी डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो अगर उस डिसीजन को चैलेंज करा जाएगा, तो चैलेंज करने के बाद जो डिफरिंग ओपिनियन दी गई थी उनको कंसिडर करा जा सकता है, अगर वो डिफरिंग ओपिनियन हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो डिसेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, जुडिशियल डिसीजंस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इससे रिलेटेड सबसे जो लेटेस्ट वाला केस है वो आपने नाम याद रखना है, लालता प्रसाद वैश केस, 2024 का ये केस है, नाम आपने इसका याद रखना है। इस लालता प्रसाद केस में ओके देखिए सबसे पहले ना 2 टर्म्स हैं, ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल से रिलेटेड है। एक तो होता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, एंड देन है एक यूजेबल अल्कोहल। यूजेबल अल्कोहल वो है जो कि ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का आपको पता चल गया होगा, जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में मेनली यूज होता है। अब इशू कहाँ पे आया था इस लालता प्रसाद केस में,
जो सेंटर है ना, ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, अभी इसको हमारा यूनियन रेगुलेट करता है, हमारा सेंटर ही इसको कंट्रोल करता है। एंड उसके लिए एक अलग से एक्ट है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो सेंटर का कहना है इस एक्ट के थ्रू एंड 7th शेड्यूल में जो कि लिस्ट सिस्टम है हमारा, उसमें एंट्री नंबर 52 जो कि यूनियन लिस्ट की बात करती है, एंड एंट्री नंबर 33 जो कि कॉन्करेंट लिस्ट की बात करती है। तो सेंटर के अकॉर्डिंग इस लिस्ट सिस्टम की वजह से एंड इस एक्ट की वजह से जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उसके ऊपर सिर्फ सेंटर का ही राइट है, यूनियन ही उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि एंट्री नंबर 52 में इंडस्ट्रीज की बात करी गई है एंड एंट्री नंबर जो 33 है इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करी गई है। तो इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स का भी होगा, आप रिलेट कर पा रहे होगे। बट इशू कहां पर आया, जब स्टेट्स ने बोला कि देखिए ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ना, क्योंकि अब ये कंज्यूमेबल तो है नहीं, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए पॉइजनस है। बट क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल को ही लोगों को बेचने लग जाते हैं, सेल करने लग जाते हैं। तो इस इंडस्ट्रियल अल्कोहल को टैक्स करने की जो पावर है वो स्टेट्स के पास भी होनी चाहिए। अब स्टेट्स ने ये आर्ग्यू क्यों करा था, क्योंकि स्टेट्स के अकॉर्डिंग 7th शेड्यूल में ही एंट्री नंबर जो 8 है वो स्टेट लिस्ट की बात करता है। एंड स्टेट लिस्ट में एक टर्म दी गई है इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड, इसको भी आपने याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो ये जो इंटॉक्सिकेटिंग लिक्विड टर्म है स्टेट्स के अकॉर्डिंग, ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की पावर स्टेट्स को देती है। क्योंकि देखिए ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ये जहरीला पॉइजनस हो सकता है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक हो सकता है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए पॉइजनस और हार्मफुल हो सकता है, डेथ भी होती है लोगों की। तो इसकी वजह से ही देखिए फिर स्टेट्स ने इसको चैलेंज करा था, जो सेंटर का ये जो आर्ग्यूमेंट था। तो उसके ऊपर फिर लालता प्रसाद वैश केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी स्टेट्स के ही फेवर में कि ये जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है ये भी इंटॉक्सिकेटिंग लिक्वर में आता है। सो इट मींस अब स्टेट्स के पास भी पावर होगी। तो ये टैक्सिंग की बात करता था, ये जो केस है इसमें टैक्सिंग की बात हुई है, किसको टैक्स करने की, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को। देखिए ये जो लेटेस्ट केस था ये 2024 का, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। बट हमने सारे केसेस तब कवर कर लेने हैं जब हमने सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को कवर करना है। ओके देन उसके बाद देखिए एक और केस है। अच्छा ये जो डिसेंट होता है ना, डिसेंट की भी आगे टाइप हैं। अभी ये जो टॉपिक है ना डिसेंट का, वैसे ये जो केसेस वगैरह होते हैं ऑब्वियसली ये प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट मेनली ये टॉपिक मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है। देखिए जो डिसेंट की टाइप है वो अब मेंस में ही आप लिख सकते हो। पहली तो है इंटेलेक्चुअल, ये प्लीज आप नोट करके रख लें कहीं। एक तो है इंटेलेक्चुअल टाइप, देन उसके बाद है पॉलिटिकल डिसेंट, एंड देन इसकी एक थर्ड टाइप है सोशल डिसेंट। ये जो इंटेलेक्चुअल टाइप डिसेंट मैंने बताया है इसकी एग्जांपल है लालता प्रसाद केस, लालता प्रसाद वैश केस जो कि 2024 का है, अभी हमने देखा है। देन उसके बाद जो पॉलिटिकल डिसेंट है, मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेंट है ना ये लॉजिक की बात करता है कि कैसे लॉज को, चाहे वो सेंटर के लॉज हैं चाहे वो स्टेट्स के लॉज हैं, उनको लॉजिकल वे में हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि इस लालता प्रसाद वैश केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला लॉजिक क्या था कि स्टेट एंट्री में भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक की बात करी गई है, तो इंडस्ट्रियल अल्कोहल इसमें भी आएगा, है ना। ऐसे ही एक होता है पॉलिटिकल डिसेंट, ये टर्म आती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से। जब किसी भी केस में जुडिशियल रेजिस्टेंस होती है, डिफरिंग ओपिनियन होते हैं, बट उसका जो एक रीजन बन जाता है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, तो वो एक पॉलिटिकल डिसेंट हो सकता है। एंड इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है एडीएम जबलपुर केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ये आर्टिकल
21 की बात करता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, एमरजेंसी के टाइम पर इसकी वायोलेशन की बात करता है। इसको हमने डिटेल में कवर करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, पॉलिटिकल डिसेंट से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। आई डोंट नो हाउ कैन आई एम्फेसाइज दिस, बट बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एडीएम जबलपुर केस। ऐसे ही इसको हम बाद में ही डिटेल में कवर करेंगे। ऐसे ही सोशल डिसेंट है। सोशल डिसेंट मतलब कि जब जुडिशियल एक डिफरेंट डिसीजन आता है, किसकी वजह से, सोसाइटी की वजह से या फिर कल्चरल इश्यूज की वजह से। एंड इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है शायरा बानो केस की, शायरा बानो केस, जो कि ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। 2017 का ये केस है, शायरा बानो केस। इसमें देखिए 2 जजेस थे, एक तो जस्टिस खेहर एंड देन एक जस्टिस नाजीर थे। इन दोनों ने ही, जस्टिस खेहर एंड जस्टिस नाजीर, इन दोनों ने ही इस शायरा बानो केस में एक डिफरिंग ओपिनियन दी थी। इनफैक्ट इन्होंने ट्रिपल तलाक को अपहेल्ड करा था। क्यों करा था इन दोनों ने, कि देखिए ये जो इनके अकॉर्डिंग ये जो ट्रिपल तलाक है ये सुन्नी पर्सनल लॉज के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो चीज़ें बाद में ऑफ कोर्स चेंज हो गई थी। तो शायरा बानो केस सोशल डिसेंट के लिए, पॉलिटिकल डिसेंट के लिए, एडीएम जबलपुर केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये हमने अलग से देखना है। एंड देन ऐसे ही है इंटेलेक्चुअल डिसेंट, जिससे रिलेटेड है लालता प्रसाद यादव केस। तो ये सारे के सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखने हैं। अब क्योंकि इस डिसेंट वाले आर्टिकल में यूएस के साथ कंपेयर करा गया था, तो देखिए अगर हम यूएस का जुडिशियल डिसेंट और इंडिया का जुडिशियल डिसेंट इसको कंपेयर करें, तो हमारे इंडिया में जो डिसेंट है ना, ये इन्फ्लुएंस होता है कि यहाँ का अपॉइंटमेंट प्रोसेस कैसा है, हमारे इंडिया में जजेस को कैसे इलेक्ट करा जाता है, इनको कैसे अपॉइंट करा जाता है। तो देखिए अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है एक कोलेजियम सिस्टम है जिसके थ्रू जजेस को अपॉइंट करा जाता है। एंड यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अपॉइंटमेंट में नहीं होता है। बट अगर यूएसए की बात करें तो वहां पर जजेस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। एंड इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो दैट वहां पर पॉलिटिकल लीनिंग्स होंगी, जो जजेस होंगे उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो सकती हैं। ऐसे ही जो हमारे इंडिया का डिसेंट है उसका मेन बेस रहता है लीगल इंटरप्रिटेशन, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको डिफरेंट वे में कैसे इंटरप्रेट करा जा सकता है। आपको ही पता होगा कि डिफरेंट केसेस के थ्रू कैसे हमारे आर्टिकल्स की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी आती रहती हैं। विद टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इवॉल्व हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैटिक नहीं है लाइक अदर कंट्रीज। सो यहाँ पर एक तो लीगल इंटरप्रिटेशन के ऊपर फोकस रहता है कि कैसे आर्टिकल्स को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पर क्योंकि सोसाइटी में बहुत डाइवर्सिटी है, अब देखिए ये चीजें ना प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट मेंस के लिए आप इनको नोट करके रख सकते हो। तो हमारे यहाँ पर एक कल्चरल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो हमारे इंडिया में जो ये जो डिसेंट है ना, इसको कल्चर भी इम्पैक्ट करता है, हमारी सोसाइटी भी इम्पैक्ट करती है। जैसे कि आप शायरा बानो केस की एग्जांपल ले सकते हो कि कैसे जो 2 जजेस थे उन्होंने अपना डिसेंट दिया शायरा बानो केस में ट्रिपल तलाक में। उन्होंने देखिए ट्रिपल तलाक को फेवर करा, किस बेसिस के ऊपर, मुस्लिम सुन्नी पर्सनल लॉ के बेसिस के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर सोसाइटी भी इम्पैक्ट करती है हमारे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को, जुडिशियल डिसेंट को। 2 जजेस ने शायरा बानो केस में डिफरिंग ओपिनियन दिया था। ओके, देन उसके बाद फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस है, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। क्योंकि देखिए जो हमारी जुडिशरी है उसको अपनी इंडिपेंडेंस प्यारी है, और जो हमारा लेजिस्लेचर है उसको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, एग्जीक्यूटिव को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। किसी को भी इंट्रूजन अपने एरिया में पसंद नहीं है। तो हमारे यहाँ का जो जुडिशियल डिसेंट है वो इन चीजों से भी इन्फ्लुएंस होता है कि पहले तो हमारी सोसाइटी होगी, कैसे आर्टिकल को डिफरेंट वे में इंटरप्रेट करा जा सकता है, उसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के, जुडिशरी को अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। इन दोनों ऑर्गन से एक इंडिपेंडेंस चाहिए कि ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना करे। तो ये चीज भी जुडिशियल डिसेंट में आती है। बट अगर हम अमेरिका की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया वहां पर जजेस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो वहां के जो जुडिशियल डिसेंट है वो मेनली
पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वहां पर देखिए अमेरिका में मेनली क्या रहता है, लिबरल्स, कंजर्वेटिव है ना, इनकी गवर्नमेंट आती रहती है, जैसे रिपब्लिकन हो गया, डेमोक्रेट हो गए। तो इनकी जो आइडियोलॉजीज है ना, वो आइडियोलॉजीज भी जजेस के डिसीजंस को इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो वहाँ के जो जुडिशियल डिसेंट होंगे वो क्या होंगे, वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होंगे एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे। जो भी पार्टी पावर में होगी उस पार्टी की ही आइडियोलॉजी से वहाँ के जुडिशियल डिसेंट भी इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे। उसके साथ ही देखिए अब हमारे ना यहाँ पर एक टॉपिक हमारा रह गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये टॉपिक मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई नो ये टॉपिक रह चुका है क्योंकि मेनली लोग जो है ना वो स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं हम, वो सारे के सारे सिर्फ लक्ष्मीकांत के ऊपर ही फोकस करते हैं, बट लक्ष्मीकांत में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कवर नहीं करा गया है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी हमारी जुडिशियल डिसेंट को इन्फ्लुएंस करती है। फिर कैसे हमारी सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, उनकी जो वैल्यूज हैं, कैसे सोसाइटी की विद टाइम चेंज हो रही हैं। जैसे कि अभी जेंजी एरा है, तो जेंजी एरा की जो वैल्यूज हैं, उनकी जो नॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है। जो हमारी पहली की जो पैट्रियार्कल जो मेन सोसाइटी है, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं वो डिफरेंट है। तो कैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, वो चीजें भी जुडिशियल डिसेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ओके, सो ये सारी चीजें थी। ओके, जो यूएस से है वहाँ की जो जजेस के डिसेंट रहते हैं वो मेनली प्रोग्रेसिव डिसेंट ही रहते हैं, कि कैसे जो पहले वाले आइडियोलॉजीज थी उनको चेंज करा जा सकता है। तो उनके जो डिफरिंग व्यूज होते हैं जजेस के, वो भी वैसे ही होते हैं। सो ये जो मैंने अभी चीजें सारी की सारी बताई हैं, ये मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। ओके, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है प्राइवेट मेंबर बिल्स गेट शॉर्ट श्रिफ्ट इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये द हिंदू का ही आर्टिकल है। प्राइवेट मेंबर बिल्स को हम ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं। सो देखिए, ये जो 17th लोकसभा थी है ना, 2019 से लेकर 24 तक, इसमें इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बताया गया है कि प्राइवेट मेंबर जो बिल थे उनको इम्पोर्टेंस कितनी मिली है हमारे पार्लियामेंट में। तो 17th लोकसभा में हमारे पार्लियामेंट में सिर्फ 9.08 आवर्स ही प्राइवेट मेंबर बिल्स को दिए गए हैं। तो देख सकते हो ना कि आपकी इनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा गिर चुकी है। तो आज हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल का देखा था ना कि कैसे पहले फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्जन के लिए प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करा गया था हाउस में। तो ये बिल्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बट जो पार्टी होती है पावर में वो इन बिल्स को कंसिडर ही नहीं करती है। आज के टाइम पर भी देखिए, अब अगर अरुणाचल प्रदेश प्राइवेट मेंबर अगर इस अपने रिलीजियस कन्वर्जन के अगेंस्ट एक्ट को लेके आना चाहता है, अगर पहले ही हमारे यहाँ पर एक इस कन्वर्जन के अगेंस्ट इस प्राइवेट मेंबर बिल को कंसिडर करा गया होता तो आज एक प्रॉपर सेंटर का भी शायद एक्ट होता है ना, जो कि अभी है नहीं। सो सिर्फ पूरे के पूरे इस लोकसभा सेशन, इस पूरे के पूरे हाउस में, सॉरी इस 17th लोकसभा में 2019 से लेकर 24 तक सिर्फ 9.0 आवर ही इस प्राइवेट मेंबर को दिए गए हैं। एंड जो अच्छा ये लोकसभा का था, एंड अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर दिए गए हैं 27.01 आवर। तो राज्यसभा में तो फिर भी थोड़ा ज्यादा टाइम दिया गया है। लोकसभा में तो यहाँ पर जो मेन बिल अप्रूव होने हैं, एक्ट बनने हैं, वहां पर तो सिर्फ 9 घंटे ही, इनको 9 आवर ही दिए गए हैं। अब प्राइवेट मेंबर बिल होते क्या हैं, वो एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल, ऐसा एक लॉ का प्रपोजल जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो इंट्रोड्यूस करा हो। देखिए एमपी ने इंट्रोड्यूस करा है, बट वो एमपी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, कैबिनेट का पार्ट नहीं है। ये जो मिनिस्टर नहीं है, जस्ट ए पार्लियामेंट का मेंबर है। इन चीजों में डिफरेंस, एक मिनिस्टर में डिफरेंस क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस होता है, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो एक एमपी ने इंट्रोड्यूस करा है ये बिल, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। उसने ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि देखिए इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया होगा, एक जियोग्राफिकल एरिया होगा, है ना, जिसकी वजह से फिर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है।
अब वहाँ के एरिया के कुछ पब्लिक इश्यूज होंगे, उस एरिया की कुछ प्रायोरिटीज होंगी, कुछ सोशल इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से इसको फिर सिर्फ स्पेसिफिकली उस एरिया की वजह से ही एक पार्लियामेंट में बिल लेके आना पड़ रहा है। एंड वो बिल सिर्फ इसी एमपी की वजह से ही आया है, इसके एरिया की नीड्स की वजह से आया है। तो वो एक प्राइवेट मेंबर बिल है। एंड ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है, इसको जो रूलिंग पार्टी होगी, जो पार्टी पावर में है, उसके एमपी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड इसको ऑपोजिशन पार्टी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। एंड मेनली इसको ऑपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो ही इसको हाउस में इंट्रोड्यूस करते हैं, इस प्राइवेट मेंबर बिल को। एंड इसी की वजह से ही, क्योंकि मेनली इसको ऑपोजिशन के मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी की वजह से ही इस प्राइवेट मेंबर बिल को ज्यादा कंसिडर भी नहीं करा जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि पूरी की पूरी लोकसभा में, 17th लोकसभा में जस्ट 9 आवर ही दिए गए हैं लोकसभा में, एंड जो राज्यसभा है उसमें 27 आवर दिए गए हैं। ओके, अब अगर इस बिल का और थोड़ा सा देखें हम, इस बिल को, प्राइवेट मेंबर बिल को वो मेंबर ही ड्राफ्ट करेगा। उसके बाद 1 मंथ नोटिस दिया जाएगा इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, मतलब कि इसको तो इंट्रोडक्शन से पहले ही 1 मंथ चाहिए। उसके बाद ही फिर देखिए इसके ऊपर एक डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, इनिशियल डिस्कशन होगी पहले, एंड उस डिस्कशन के बाद ही डिसाइड करा जाएगा कि ये बिल कंसिडर होगा या नहीं होगा। एंड अगर इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब कि इसको कंसिडर करा जाएगा, उसके बाद फिर पूरे वीक में फ्राइडे का एक डे रखा जाता है इस जस्ट फॉर प्राइवेट मेंबर बिल। तो उसी दिन ही फिर इस बिल के ऊपर डिस्कशन भी होती है एंड डिबेट होती है। एंड ये जो प्राइवेट मेंबर बिल है, इसको ये मेंबर विदड्रॉ भी कर सकता है। ओके, देन उसके बाद कि अगर गवर्नमेंट की बात करें, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए बाइंडिंग नहीं होता है इस बिल को कंसिडर करना। अगर इस बिल को कंसिडर नहीं भी करा गया है तो गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस फ्लोर पे बना ही रहेगा, मतलब कि गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया है ना, प्राइवेट मेंबर बिल को, तो गवर्नमेंट का फ्लोर के ऊपर, फ्लोर में जो हाउस में जो कॉन्फिडेंस है, उसकी जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी हुई है, वो स्टेबिलिटी हार्म नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। देखिए, अगर हिस्टोरिकली देखें ना, अब तक इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जस्ट 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही लॉ बने हैं, मतलब कि एक्ट बने हैं। एंड जो लास्ट था वो 1970 में था। ये प्रीलिम के लिए आप डेटा याद रख सकते हो। ओके, देन उसके बाद जो डाटा प्रोटेक्शन का कल का जो आर्टिकल है, उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे ही जो एडीएम जबलपुर केस है, उसको भी हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। एंड द सेम वे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी कवर करेंगे। अब देखते हैं, ओके, ये सारे के सारे हो गए। अब हम चलते हैं स्टैटिक पोर्शन की साइड, इलेक्टोरल प्रोसेस। इलेक्शन मशीनरी को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद है इलेक्टोरल प्रोसेस, हमारे इलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहता है। एंड अगर आप इस प्रोसेस से ऑलरेडी वेल अवेयर हो, आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो, बट अगर आप न्यू हो, आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आता है इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन का टाइम। बहुत इजी सा टॉपिक है, हम सबको पता है कि लोकसभा में भी और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, हर 5 साल में जनरल इलेक्शंस होते हैं। तो अगर इनकी टर्म कंप्लीट हुई है तो ऑब्वियसली 5 साल के बाद ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। बट इन केस अगर हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया है, लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के केस में गवर्नर, तो अगर हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसका लोकसभा में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फ्लोर में कॉन्फिडेंस कमांड नहीं करती है गवर्नमेंट, तो हाउस को प्रेसिडेंट पहले ही डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो हाउस होते हैं, स्टेट असेंबली होती है, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं अगर स्टेट की गवर्नमेंट का फ्लोर में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। जो डिसोल्यूशन है लोकसभा का, डिसोल्यूशन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का होता है वो देख चुके हैं, प्रेसिडेंट की पावर्स को देख चुके हैं। सो देखिए, जनरल टर्म क्या रहती है, 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे। बट अगर हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया है
देन उसके बाद पहले भी इलेक्शंस हो सकते हैं, बट मिनिमम जो टाइम रहता है वो 6 मंथ का ही रहता है कि 6 मंथ खत्म होने से पहले पहले ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाने चाहिए। बट अब जो ये जो 6 मंथ के लिए अगर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं तो शेड्यूल कौन तैयार करेगा इलेक्शंस के लिए, तो वो होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर 5 साल की लिमिट खत्म हो चुकी है एंड लेजिस्लेचर अगर या तो डिसॉल्व कर दिया गया है एंड न्यू जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाने हैं, तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा वो इलेक्शन मशीनरी को इफेक्ट में लेके आएगा। एंड इलेक्शन मशीनरी में क्या आएगा, जो डिफरेंट ऑफिसर्स होंगे इस इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए, सारी की सारी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए जो भी ऑफिसर्स होंगे, जैसे कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, है ना, कुछ ऑब्जर्वर्स होंगे जिनको हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। उन सारे ऑफिसर को बेसिकली जो पर्सनल होंगे, इसमें डिफेंस फोर्सेस भी आ जाएंगी, क्योंकि उन डिफेंस फोर्सेस को भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय करा जाता है, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, सेंटर के ऑफिसर्स हो सकते हैं। तो इस इलेक्शन मशीनरी को सबसे पहले हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अरेंज करेगा। एंड उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई है तो लास्ट सेशन, जो लोकसभा का लास्ट सेशन था, उसके बाद 6 मंथ के अंदर अंदर ही जनरल इलेक्शंस होने चाहिए एंड न्यू हाउस बन के आ जाना चाहिए। मतलब कि 6 मंथ की एक लिमिट ही रखी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए, इलेक्शंस को अनाउंस करा जाएगा। इलेक्शन मशीनरी को अरेंज करने के बाद हमारा इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई जाएगी, उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा कि देखिए जी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। एंड उसके साथ ही जब अनाउंसमेंट हो जाएगी उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कैंडिडेट्स के लिए ये भी इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाएगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हमने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं उसमें हम वीवीपैट, ईवीएम मशीन्स, सारे के सारे जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं सिंस इंडिपेंडेंस, वो हमने सारे के सारे कवर कर लेने हैं। ओके, बट देखिए पहले सिर्फ अनाउंस ही करा गया है। जो फॉर्मली इलेक्शंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है वो नोटिफिकेशंस एंड नॉमिनेशंस के साथ ही स्टार्ट होता है। नोटिफिकेशन क्या कि जब इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि देखिए जी अब इलेक्शन इस डेट को हो जाएंगे एंड जितने भी इलेक्टोरेट हैं, मतलब कि जो भी मेंबर्स, जो लोग हैं, वो अपने फेवरेट मेंबर को इलेक्ट करने के लिए वोट कास्ट करें इस दिन से, तो वो हो जाएगा एक फॉर्मल नोटिफिकेशन। नॉमिनेशन क्या है, जब कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करना स्टार्ट करते हैं कि देखिए हम कैंडिडेट्स हैं जो कि इलेक्शन में compete करेंगे, है ना, उन सबको एक नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है, उनको फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते हैं, तो उसको नॉमिनेशन बोलते हैं। इस नोटिफिकेशन के आते ही कैंडिडेट्स अपनी नॉमिनेशन फाइल करते हैं। नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कैंडिडेट्स को 1 वीक का टाइम दिया जाता है, मतलब विद इन अ वीक उनको अपनी नॉमिनेशंस फाइल करनी होती हैं, अपने फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं एंड इनको फिर क्रॉस इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्रॉस एग्जामिन करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर का हम ऑलरेडी देख चुके हैं इलेक्शन मशीनरी में। तो जितने भी ये फॉर्म वगैरह फिल करे गए थे उनको रिटर्निंग ऑफिसर स्क्रूटनाइज करेंगे, उनको देखेंगे कि वो सारे के सारे जितने भी फॉर्म वगैरह हैं वो बाय रूल्स हैं, ठीक है। अगर उनको लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ है, वो इन ऑर्डर नहीं है या फिर बाय रूल नहीं है, तो उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं ये रिटर्निंग ऑफिसर। एंड अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसने अपनी नॉमिनेशन को विदड्रॉ करना है, अब उसका मन नहीं है इलेक्शंस को फाइट करने का, तो उसके पास भी 2 दिन का टाइम रहता है कि विद इन 2 डेज वो अपनी नॉमिनेशन को विदड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। फिर नॉमिनेशंस वगैरह के बाद इलेक्शंस की जो भी डेट सेट करी गई थी उस डेट के ऊपर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, वोटिंग होती है, पोलिंग होती है। ओके, क्योंकि अब हमारे देश का साइज बहुत बड़ा है, इलेक्टोरेट का नंबर बहुत बड़ा है, तो हमारा इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जियोग्राफिकल एरियाज में हमारी कंट्री को, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हर एक स्टेट में इंडिविजुअली इलेक्शंस होते हैं, तो एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए जो हेड रहेगा वो रहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, हर एक एरिया के लिए
डिफरेंट डेट सेट करी जाती है, एक ही डेट के ऊपर सब जगह पर इलेक्शंस नहीं होते हैं। एंड इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भी इलेक्शंस हुए हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर की ही होती है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग रिटर्निंग ऑफिसर होता है एंड ये रिटर्निंग ऑफिसर ही उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी पोलिंग हुई थी, वोटिंग हुई थी, उसके रिजल्ट को भी डिक्लेयर करता है। अब देखिए, जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, अगर तो इलेक्शंस लोकसभा के हुए हैं तो उस केस में फिर जो प्रेसिडेंट रहेंगे वो हाउस में एक एड्रेस स्पीच होती है हाउस स्टार्ट होने से पहले, तो वो काम लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट करेंगे। एंड अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है तो हाउस को कन्वीन करने का काम ऑब्वियसली होगा गवर्नर का। अब ये जो कैंडिडेट्स होते हैं इनको ओथ भी लेनी होती है एंड ओथ ही किसके सामने लेते हैं? कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑथराइज करा है, उसको अथॉरिटी दी है या फिर अपॉइंट करा है। जनरली क्या होता है कि रिटर्निंग ऑफिसर, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग ऑफिसर होगा या फिर उसकी हेल्प के लिए जो भी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनके सामने ही एक कैंडिडेट ओथ लेता है टू मेक और सब्सक्राइब एन ओथ फॉर अफर्मेशन। अफर्मेशन एक ली जाती है। अब देखिए, अगर कोई कैंडिडेट डिटेंशन में है या फिर प्रिजन में है तो उस केस में ओथ जो ली जाएगी वो होगी एक प्रिजन के सुपरिटेंडेंट के सामने ही। बट अगर कोई कैंडिडेट जो इलेक्शन के लिए compete कर रहा है वो हॉस्पिटल में है तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होगा जो भी उस हॉस्पिटल का, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, उनके सामने ओथ ली जाएगी। तो बहुत जनरल सी चीजें हैं, इतनी ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ओके, बट स्टिल अगर कोई कैंडिडेट इंडिया से बाहर है तो ऑब्वियसली जो डिप्लोमेट वगैरह होंगे, एम्बेसडर्स वगैरह होंगे, वो ओथ उनको सब्सक्राइब करेंगे। एंड सबके लिए ओथ को सब्सक्राइब करना, ओथ लेना, अफर्मेशन लेना सारे कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, कंपल्सरी रहता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन कैंपेन्स भी करती हैं जिसमें वो अपनी सारी की सारी मैनिफेस्टोज में जो भी उन्होंने टर्म्स लिखी होती थी कि हाँ हम ये वाले रिफॉर्म्स लेके आएंगे, वो कैंपेन्स वगैरह में बताते हैं, जिसमें होर्डिंग्स वगैरह भी लगती हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें कैंपेन में आ जाएंगी, इलेक्शन कैंपेन में। तो मेनली टाइम क्या रहता है इलेक्शन कैंपेन का, आपने याद रखना है 2 वीक एंड 48 आवर्स, 2 वीक 48 आवर। ये 2 वीक का टाइम कैसे है? जब नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने इलेक्शंस फाइट करना है उनकी लिस्ट आ चुकी है, उस लिस्ट के बाद 2 वीक का टाइम रहेगा उनके पास। फिर जब पोलिंग क्लोज हो जाएगी, पोलिंग क्लोज होने से पहले, वोटिंग क्लोज होने से पहले 48 आवर्स, तो इतना ये विंडो रहता है उनके पास जब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स में फिर कैंडिडेट्स सामने आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंडिडेट्स लेके आती हैं, वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देती हैं कि आप हमें वोट क्यों करो। ये नॉर्मल सा प्रोसेस है, सबको पता ही होगा। फिर उसके बाद देखिए, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शंस के लिए फाइट कर रहे होते हैं, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी फॉलो करना पड़ता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हम डिटेल में बाद में ही कवर करेंगे, बट जो थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है वो बता रही हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले एग्री करा था पॉलिटिकल पार्टीज ने 1968 में। सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें एक कंसेंसस हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था कि हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे। एंड ऑफिशियली फिर इलेक्शन कमीशन जो हमारे हैं इंडिया के, उन्होंने इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करवा दिया था 1991 से। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों रहता है? टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लेवल प्लेइंग फील्ड रहे सारी पार्टीज को, चाहे वो छोटी पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज हैं, सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो एक मेन पार्टी ऑलरेडी पावर में थी वही अपने सारे रिसोर्सेज को यूज करके खुद ही फिर से अपनी वोटिंग खुद के फेवर में ही करवाना स्टार्ट कर दे, कहीं पर कोई दंगे फसाद ना हो। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये फॉलो करना पड़ता है, कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ता है, कहीं पर क्लैशेस ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ना हो। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जितने भी इन पार्टीज के सपोर्टर्स हैं उनकी आपस में कोई फाइट्स ना हो जाएं, लड़ाइयाँ ना हो जाएं,
तो ये सारी चीज़ों के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। ऐसे ही कि जो ऑलरेडी पार्टी थी सेंटर पे या फिर स्टेट में कोई रूलिंग पार्टी थी, है ना, उसके ऐसा ना हो कि सिर्फ रूलिंग पार्टी ने ही अपनी ऑफिशियल पोजीशन को यूज करके इलेक्शन कैंपेन में अपनी पावर का यूज करा है, एंड जो बाकी की छोटी पार्टीज हैं उनको ना तो इलेक्शन कैंपेन करने का मौका मिल रहा है, एंड जब उनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं तो उस टाइम पर कहीं पर दंगे फसाद हो रहे हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो रिसोर्सेज का, अपनी पावर का मिसयूज करके जो छोटी पार्टीज हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड में आने ही नहीं दे रही हैं, उनको इक्वल चांस मिलने ही नहीं दे रही हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। एंड जब इलेक्शंस होने होते हैं तब फिर पार्टीज अपना एक मैनिफेस्टो भी इशू करती हैं। मैनिफेस्टो में क्या रहता है कि पार्टीज बताती हैं कि उनका पूरी की पूरी टर्म के लिए एक डिटेल्ड प्रोग्राम क्या रहेगा, मतलब किन चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों के लिए क्या वेलफेयर स्कीम्स होंगी, क्या उनके लीडर्स की स्ट्रेंथ रह सकती है, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शंस फाइट कर रहे हैं उनके कैलिबर क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये सारी चीज़ें इस मैनिफेस्टो में बताई जाती हैं। और मैनिफेस्टो में बताया जाता है कि क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आएगी गवर्नमेंट। ये सारी अपोजिंग जो पार्टीज होती हैं उनके फेलियर्स गिनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कैंपेन में रहती हैं। एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज को एंड कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। इलेक्शन कैंपेन के लिए टाइम रहता है 2 वीक का एंड 48 आवर्स का। उसके बाद देखिए जब आ जाता है पोलिंग डे, तो पोलिंग डे में देखिए पहले तो बैलेट पेपर्स एंड सिंबल्स यूज होते थे। अब भी जब लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं गांव में, म्यूनिसिपैलिटीज में, अब भी ये बैलेट पेपर्स वगैरह यूज होते हैं। बट जो जनरल इलेक्शंस रहते हैं उनके लिए मेन ईवीएम ही यूज होता है। ईवीएम को हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में कवर करेंगे। बैलेट पेपर एंड सिंबल्स का देखें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, जो लिस्ट निकल के आती है, सबसे पहले तो वो रिटर्निंग ऑफिसर लेके आते हैं। तो एक पेपर के ऊपर उन सारे के सारे रिटर्न जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम लिखा जाता है। उस लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा जिस लैंग्वेज को ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने अलाउ करा है। फिर उस कैंडिडेट से रिलेटेड जो भी पार्टी का सिंबल होगा वो भी उस बैलेट पेपर के ऊपर प्रिंट होता है। एंड अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, सपोज कोई नेशनल या स्टेट लेवल की पार्टी है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, ऑलरेडी लोगों को उसका पता है, तो उस पार्टी का ही सिंबल प्रिंट कर दिया जाता है बैलेट पेपर के ऊपर। फिर उसके बाद देखिए वोटिंग प्रोसीजर। वोटिंग प्रोसीजर भी सिंपल सा ही है। एक जब लिस्ट निकाल दी गई है इलेक्टोरल रोल में, उसमें कैंडिडेट्स उसमें इलेक्टोरेट के नाम होंगे, मतलब लोग जो भी लोग वोट कास्ट करना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट निकाली जाती है जिसको इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्कूल्स वगैरह जनरली, तो उनको फिक्स कर दिया जाता है कि स्कूल्स वगैरह में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो एक सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग करी जाती है। जनरली जो क्या रहता है, जो अगर बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग हो रही है तो एक अलग से कंपार्टमेंट सा बना दिया जाता है। वहां पर उनको एक पेपर दे दिया जाता है। पहले तो जब भी कोई इलेक्टोरेट, जब भी कोई पर्सन अपनी वोट कास्ट करने के लिए आता है तो उस टाइम पर उसका नाम, पहले जो इलेक्टोरल रोल है, लिस्ट है, उसमें उसका नाम चेक करा जाता है। अगर उसका नाम है उस लिस्ट में तब उसके बाद फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा जाता है, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह हो गया। उसके फिंगर के ऊपर एक इंक सी लगा दी जाती है ना, उसको एक स्लिप दे दी जाती है। उस स्लिप के ऊपर, उस पेपर के ऊपर फिर कैंडिडेट का नाम होता है, उस कैंडिडेट का जो भी पार्टी सिंबल होगा वो सिंबल होता है। एंड फिर इस कंपार्टमेंट में वो कैंडिडेट जाता है एंड अब एक बॉक्स में अपना बैलेट पेपर डाल देता है एंड उसकी वोट जो होगी वो कास्ट हो जाती है। एंड पता कैसे चलता है कि वोट कास्ट होगी है, फिर से वो कैंडिडेट वोट डालने ना आ जाए तो उसके जो फिंगर के ऊपर एक इंक सी लगाई गई थी उसी इंक का ही यूज होता है। तो खैर अब तो ईवीएम मशीन है, तो ईवीएम मशीन में तो एक बटन होते हैं, देन उसके बाद पार्टी का सिंबल होता है जिसको देख के फिर अपना बटन को प्रेस करके फिर वोट डल जाती है ना। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि इलेक्शन कमीशन ट्राई करता है कि हर 2 किलोमीटर में
एक पोलिंग स्टेशन होना चाहिए, यहाँ पर वोटिंग कास्ट करी जाएगी। एंड देखिए पहले क्या होता था कि इस पोलिंग स्टेशन के लिए जो लोगों का नंबर रखा गया था वो 1500 होता था, 1500 रहता था कि एक पोलिंग स्टेशन में अराउंड 1500 लोग ही रह सकते हैं। अब ये कम करके कर दिया गया है 1200, 1200 नंबर ये कर दिया गया है। एंड एक पोलिंग स्टेशन जो होता है वो मिनिमम 8 आवर्स के लिए तो ओपन रहता ही है। फिर उसके बाद देखें अगर हम तो ईवीएम मशीन, अब देखिए जो लोकसभा के इलेक्शंस है उसके लिए तो ईवीएम मशीन ही यूज़ होती है। 1998 में जो कमीशन था, इलेक्शन कमीशन, उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ही इंडोर्स करा था, इसको ही प्रमोट करा था इंस्टेड ऑफ बैलेट पेपर एंड बैलेट बॉक्सेस। फिर 2003 में जितनी भी स्टेट इलेक्शंस होंगे एंड जितने भी बाई इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन में आपको जब इलेक्शन का स्टार्ट ही हुआ था तभी मैंने सारे डिफरेंट टाइप इलेक्शन एक्सप्लेन कर दिए थे। तो जितने भी स्टेट इलेक्शंस होंगे, बाई इलेक्शंस होंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला सबके लिए ईवीएम मशीन ही यूज़ करी जाएगी। फिर उसके बाद देखिए जो लोकसभा के इलेक्शंस है 2004 से लेकर अब तक लोकसभा के इलेक्शंस के लिए ईवीएम मशीन ही यूज़ होती है। ईवीएम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है जिसमें वोटिंग, जो वोटर्स की जो वोट है वो रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है? वैसे हमने कवर करना ही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में। एंड ये टॉपिक बहुत इजी है, आप खुद ही इसको वैसे रीड भी कर सकते थे, आपको सुनकर भी पता चल रहा होगा कि कितना इजी सा टॉपिक है ये। तो ओके, स्टिल जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें इनवैलिड और जो डाउटफुल वोट रहती हैं कि किसी ने मल्टीपल वोट तो नहीं कास्ट कर दी हैं, कोई डाउटफुल वोट तो नहीं है, इनवैलिड तो नहीं है, क्योंकि जब पेपर से वोट होती है तो लोगों जो कि स्पेशली इलिटरेट लोग होते हैं उनको पता नहीं चलता है, तो वो दो दो सिंबल्स के ऊपर, जो पार्टी सिंबल्स होते हैं दोनों के ऊपर ही अपना स्टैंप लगा देते थे। ये जनरली देखने को अब भी मिलता है जब लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, तो वो इनवैलिड वोट डिक्लेयर हो जाते हैं क्योंकि दो जगह पर उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया था पेपर के ऊपर, है ना। तो ये सारी जो डाउटफुल वोट्स होती हैं, इनवैलिड वोट, इनका भी जो चांस होता है ईवीएम के थ्रू खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद वोटिंग को काउंट करने का प्रोसेस भी ईजी रहता है क्योंकि वो पेपर से काउंट करना है एंड मशीन से काउंट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स पेपर भी सेव होगा। देन उसके बाद प्रिंटिंग की, ऑब्वियसली अगर पेपर सेव हो रहा है तो प्रिंटिंग की कॉस्ट तो सेव हो ही जाएगी। फिर उसके बाद देखिए है इलेक्शंस को सुपरवाइज करना। इलेक्शंस को सुपरवाइज करने के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को, ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, जो कि हम इलेक्शन मशीनरी में कवर कर चुके हैं। फिर देखिए मीडिया कवरेज को भी अलाउ करा जाता है ड्यूरिंग इलेक्शंस टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। मीडिया को इनकरेज करा जाता है, उनको फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। इनफैक्ट मीडिया पर्सनस को एक स्पेशल पास दिया जाता है जिससे वो पोलिंग स्टेशंस में एंटर कर सकते हैं। अब जो मीडिया है, आप टेलीविजन वगैरह में देखते ही होंगे, वो अपने ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल भी दे सकता है। तो एक लिमिट रखी गई है, इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि अगर मीडिया को अपने ओपिनियन पोल देने हैं तो जो टाइम पीरियड रहेगा, एक तो देखिए जब पोलिंग स्टार्ट होगी वोटिंग जब स्टार्ट होगी उससे 2 दिन पहले नहीं ओपिनियन पोल दी जा सकती मीडिया के द्वारा। ऐसे ही जब इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, जब पोलिंग क्लोज हो जाएगी, बेसिकली 2 दिन की विंडो का टाइम रहता है, 2 दिन से पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले एंड इलेक्शन से 2 दिन बाद मीडिया अपनी ओपिनियन पोल नहीं दे सकता है। ऐसे ही जब मीडिया अपनी एग्जिट पोलिंग पब्लिश करेगा जिसमें वो बताते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसके चांस हो सकते हैं, कितनी सीट किसको मिली हैं, ये सारी एग्जिट पोल में आ जाती हैं। तो ये भी मीडिया पब्लिश करेगा, बट कब पब्लिश करेगा? आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ द एंड ऑफ पोलिंग आवर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ पोल। तो जब पोलिंग का लास्ट डे था उसके पोलिंग आवर्स के हाफ एन आवर बाद ही ये एग्जिट पोल भी मीडिया अपने पब्लिश कर सकता है। ओके, देन उसके बाद है काउंटिंग ऑफ वोट्स। जब सारा वोटिंग का तामझाम खत्म हो जाएगा, सारी वोटिंग पोलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर वोट्स को काउंट करा जाएगा। एंड अगर ईवीएम के थ्रू है तो सारी वोट्स को भी जब काउंट करा जाएगा तो सुपरवाइज करेंगे रिटर्निंग ऑफिसर एंड जो भी इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जर्वर अपॉइंट करेंगे, यही इस काउंटिंग को सुपरवाइज करेंगे। एंड जब काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ही विनिंग कैंडिडेट का नाम भी डिक्लेयर करेंगे एंड बताएंगे कि किसको कितनी वोट मिली है।
उसके बाद देखिए जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से होते हैं, ऐसे स्टेट असेंबलीज के भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से ही होते हैं। एंड फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को भी हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो एक और सिस्टम है उसको भी हम कवर कर चुके हैं। ओके, जब देखिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं तो एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है। जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उन एरियाज को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के विनिंग कैंडिडेट्स को रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर करता है। एंड देखिए उसके बाद फिर उन विनिंग कैंडिडेट से अब बनेगा हाउस, स्टेट की असेंबली एंड ऐसे ही लोकसभा का हाउस। एंड उनका जो फर्स्ट एड्रेस होगा लोकसभा के केस में वो प्रेसिडेंट देंगे, एंड जो स्टेट असेंबली होंगी उसके केस में फर्स्ट एड्रेस होगा गवर्नर का। एंड इससे देखिए फिर दोनों ही हाउसेस का कंप्लीट हो जाता है, मतलब उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो सारे का सारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए लास्ट में एक दिया गया है इलेक्शन पिटिशन का। अगर इस इलेक्शन प्रोसेस के बाद किसी कैंडिडेट को लगता है, जो कि ऑब्वियसली अगर जहाँ तो हार चुका है या फिर उसको लगता है कि कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है तो उसकी वजह से दूसरा कैंडिडेट जीता है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन भी वो कैंडिडेट फिर फाइल कर सकता है। एंड इस इलेक्शन पिटीशन को फिर हाई कोर्ट देखेगा उस कंसर्न्ड स्टेट का ही। एंड अगर इस इलेक्शन पिटीशन को अपहेल्ड कर दिया जाता है, मतलब कि इसको वैलिड ठहराया जाता है, तो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। सो ये तो था सारा का सारा इलेक्टोरल प्रोसेस। उसके बाद हमने नेक्स्ट अब देखना है जो नेक्स्ट वीडियो में इलेक्शन लॉज को कवर करेंगे, रिप्रेजेंटेशन एक्ट्स कवर करेंगे सारे के सारे, एंड देन उसके बाद सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को भी देखेंगे।